हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य का विघटन। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और प्लीज अपना योगदान दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य का जो विघटन है, अगर इसके बारे में बात करें तो 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम यानी शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है सत्ता संभाली। उसने 1707 से 1712 के बीच जो है शासन किया। खफी खां के द्वारा इसे साहे बेखबर की उपाधि जो है दी गई थी। खफी खां ने इसे साहे बेखबर की उपाधि से विभूषित किया। जहांदार शाह मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन कार्य के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। शासन कार्य के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। उसने तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। वह एक युद्ध में अपने भतीजे फरुखसियर के द्वारा पराजित हुआ, हार गया। 1713 में उसकी हत्या कर दी गई। 1717 में फरुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की जो है पुष्टि की गई। शाहजहां के द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। समय है 1719 से 1748। इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार अगर बात करें तो नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपए, कई हजार अशरफियां और 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़, याद रखिएगा अगर बात करें तो 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर और तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊस, ये भी ईरान ले गया। मुहम्मद शाह अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था, यानी एनिमल्स या कह सकते हैं कि जो पशु होते थे इनको लड़ाता था, इनका युद्ध देखता था, काफी इसे रोचक लगता था, मनोरंजन करता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता और मदिरा तथा सुंदरी के प्रति यानी नारी के प्रति रुचि के कारण लोग उसे रंगीला कहा करते थे। उसके शासन काल में मुगल दरबार में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी के बीच था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। उसका अगर बात करें तो शाह आलम द्वितीय का जो वास्तविक नाम था अली गौहर था। कार्यकाल जो था 1759 से 1806 के बीच था। उसे वजीर अगर बात करें तो उसे वजीर गाजियुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, यानी 1803 में। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। वह बिना सम्राट का बिना साम्राज्य का सम्राट था, यानी उसका साम्राज्य था बिना साम्राज्य, उसका कोई साम्राज्य नहीं था, फिर भी वो सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके शिक्षक थे, टीचर थे। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके टीचर थे, शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर और 1000 रुपए पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। 1862 में उसकी मृत्यु हो गई थी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में चिनकिलिज खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी और अक्टूबर 1724 में
सकूर खेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन गया था। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह था। उसने जयपुर शहर की स्थापना की, उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनाया उसे विज्ञान और जो जयपुर शहर थी इसकी स्थापना हुई और उस शहर को यानी जयपुर को विज्ञान और कला का केंद्र बनाया। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षण शालाएं बनवाई। याद रखिएगा, लोगों को खगोल शास्त्र अगर बात करें तो लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जयसिंह ने जीज मुहम्मद शाहीन नामक सारणियों का सेट तैयार किया था। उसने यूक्लिड की कृति रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया था। जयसिंह ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ 2। पहला प्रश्न है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? सही जवाब है बहादुर शाह प्रथम ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम ने यानी शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। उसने 1707 से 1712 के अवधि में शासन किया। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व जो है अंत कैसे हुआ, बताइए। एक युद्ध में वे अपने भतीजे के द्वारा पराजित हुए, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो जहांदार शाह मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन कार्य के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। उसने तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। वह एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखसियर के द्वारा पराजित हुआ और 1713 में उसकी हत्या कर दी गई। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो सही जवाब है फर्रुखसियर, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? मुगल काल में राजा बनाने वाले थे निम्नलिखित में से कौन? इसका सही जवाब हो जाएगा हुसैन अली और अब्दुल्ला। ये मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। उत्तरकालीन मुगल राजनीति में ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उदय हुआ जो अब सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे थे। मुगल दरबार में अगर बात करें तो याद रखिएगा, मुगल दरबार में सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे। ये सम्राट निर्माता के रूप में विख्यात थे। इन्होंने 1713 में फर्रुखसियर को सिंहासन पर बैठाया। 1719 में इसे सिंहासन से हटा दिया गया। इसके बाद 3 कठपुतली सम्राट रफी-उद-दरजात, रफी-उद-दौला और मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने सिंहासन पर बैठाया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया। 5 नंबर है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, मोहम्मद शाह। शाहजहां के द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार अगर बात करें तो नादिर शाह अपने साथ
60,000 रुपए, कई हजार अशरफियां और 1 करोड़ रुपए का सोना, 1 करोड़ का गोल्ड यानी 50, इसके बाद 50 करोड़ के जौहरात, कोहिनूर और तख्ते ताउश यानी मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया था। 6 नंबर है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था, याद रखिएगा, मोहम्मद शाह। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 7 नंबर है, किसके शासन में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? किसके शासन में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह के समय है 1719 से 1748। मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता तथा मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण, यानी स्त्रियों के प्रति रुचि के कारण लोग उसे रंगीला कहा करते थे। रंगीला किसको कहते थे, याद रखिएगा। देखिए, उसके शासन काल में मुगल दरबार में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। 8 नंबर है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है मोहम्मद शाह। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 9 नंबर है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चुनाव कीजिए, चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। अगर बात करें तो देखिए, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, यानी बी ऑप्शन, BADC। देखिए, जहांदार शाह 1712 से 1713, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह का समय है 1748 से 1754 और आलमगीर द्वितीय का समय है 1754 से 1759। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो शाह आलम द्वितीय का जो कार्यकाल है 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय के मृत्यु के बाद वह बिहार में था और उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था, लेकिन मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में ही रहा। उस समय वजीर गाजिउद्दीन था। 1765 से 1771 तक यह अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। 1772 में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, यानी 1803 में। 11 नंबर प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था, बताइए। उसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था, यानी बी ऑप्शन। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह अंग्रेजों का पेंशन भोगी था। वह शाही खिताब का उपभोग नामात्र के लिए करता था। 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। 12 नंबर है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, यानी बी ऑप्शन। 13 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? डी ऑप्शन है, वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, यानी डी ऑप्शन जो है बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपए
1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर और 1,000 रुपए पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। डी कथन सही नहीं है, अन्य तीनों कथन सही है। 14, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की जो सीमा थी कहां से कहां तक थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की जो सीमा थी कहां से कहां तक फैली हुई थी, बताइए। तो अगर बात करें तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साम्राज्य की सीमा के संदर्भ में दिए गए विकल्प में से कोई भी सही नहीं है, कोई सही नहीं है, याद रखिएगा। यानी ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कोई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन सही जवाब है। और अंतिम मुगल शासक नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कहा गया था कि संसार के स्वामी का शासन दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया था। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब कौन था? अवध का प्रथम नवाब था सादत, याद रखिए सादत खां, बी ऑप्शन सादत खां। अवध का प्रथम नवाब सादत खां था। 1722 में सादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया, जहां उसने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी सफदरजंग के माध्यम से स्वतंत्र शासन किया। 1739 में उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी सफदरजंग ने बादशाह के प्रति नामात्र की निष्ठा रखना भी जो है अस्वीकार कर दिया। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? सही जवाब है चिनक्लेज खां, यानी डी ऑप्शन। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में चिनक्लेज खां यानी निजामुल मुल्क ने की थी। अक्टूबर 1724 में सकूरखेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन गया था। 17 नंबर है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए अगर बात करें तो सही जवाब हो जाएगा, बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल दूसरा कथन। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज का उदय हुआ, बी ऑप्शन केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है। आरकोट या कर्नाटक रियासत का उदय उत्तरवर्ती मुगल काल में हुआ था, पहला कथन असत्य है। 1399 में जो 1399 है, 1399 के पूर्व मैसूर विजयनगर साम्राज्य का भाग था। वाडियार वंश ने इसे विजयनगर से अलग करके स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की, इसलिए दूसरा कथन जो है सत्य है। अहमद शाह दुरानी ने भारत में राज क्षेत्र अधिकृत नहीं किया था। रुहेला जो रुहेलखंड था, रुहेलखंड में पहले ही जो है बड़ी संख्या में अगर बात करें तो रुहेल अफगान बस गए थे। अब्दाली के आक्रमण, याद रखिएगा अब्दाली के जो आक्रमण है, इसके बाद मुगल बादशाह ने अली मोहम्मद खान के नेतृत्व में रुहेलखंड रियासत को मान्यता दी, इसलिए तीसरा भी कथन जो है असत्य है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? दिल्ली में खगोलीय वेधशाला यानी जिसे जंतर मंतर कहते हैं किसने बनवाई थी? तो जयसिंह द्वितीय ने, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला यानी जंतर मंतर जो है बनवाई थी। इसने दिल्ली के अतिरिक्त उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, जयपुर में भी जो है वेधशालाएं बनवाई थी, वेधशाला। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला कहां कहां बनवाई थी? याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहां कहां बनवाई थी? तो याद रखिएगा दिल्ली में भी, जयपुर में, उज्जैन और वाराणसी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चारों जगह पर जो है जो महाराजा जयसिंह द्वितीय थे, इन्होंने चारों जगहों पर वेधशाला है बनवाई थी। तो कहां कहां पर वेधशालाएं बनवाई गई थी? महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। प्रश्न संख्या 20 है, 1773 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन है? जीज मोहम्मद शाही
पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं कौन? इसके लेखक हैं जयपुर के सवाई जयसिंह, यानी सी ऑप्शन। राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की, उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनवाया। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षण शालाएं बनवाई। लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जयसिंह ने जीज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया था। उसने यूक्लिड की कृति रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया था। 21 जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। कहां पर? तो इलाहाबाद में, डी ऑप्शन। देखिए, इसी के साथ आज का जो सेशन है यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे समाप्त हो जाते हैं। अगला सेशन जो है मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग जो है कवर करेंगे। अगला सेशन में आधुनिक भारतीय इतिहास से जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें और हमें प्लीज सपोर्ट करें। आप लोग इतना हेल्प जरूर कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी आप जो है शेयर करें। आपके जितने भी ग्रुप हैं, आपके जितने भी सोशल साइट्स हैं, प्लीज वहां पे शेयर कीजिए और हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।